हम ये बहुत हड़बड़ाहट में हैं इस वक्त नरेंद्र मोदी किसी मुहूर्त निकालने के मूड में नहीं है। इस्तीफा सौंप दिया, इस्तीफा स्वीकार कर लिया राष्ट्रपति ने। तो ये औपचारिकता जो की गई है, ये क्या लगता है? एक बार तो वो आदमी शपथ लेगा किसी भी तरह से, ये ना भी उसको समर्थन देंगे तभी भी, चाहे जिसमें नीतीश कुमार हैं और चाहे चंद्रबाबू नायडू हैं, दोनों से देश को बहुत उम्मीद है। बैठ करके हवाई जहाज में आए हैं साथ में। पार्टी अध्यक्ष से उन्होंने ये भी कहलवा दिया कि अब हमें आरएसएस की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है। इसका साथ लेके राष्ट्रपति से मिलें कि उनके पास बहुमत नहीं है, भले ही वो बड़ी पार्टी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात। लोकसभा चुनाव का परिणाम जो आया है उसको देखते हुए ऐसा अभी सस्पेंस बना हुआ है कि कौन सरकार बनाएगी। हालांकि एनडीए मेजॉरिटी में है 292 सीटों के साथ, लेकिन जो उन गठबंधन में जो दो दल शामिल हैं, एक तो जेडीयू नीतीश कुमार है नेता हैं और एक चंद्रबाबू नायडू टीडीपी की। तो इन दोनों नेताओं को लेकर के ये अनुमान लगाया जा रहा है ये किधर भी जा सकते हैं और सरकार किसी की भी बन सकती है, चाहे इंडिया गठबंधन की भी और एनडीए की भी। हालांकि दोनों दावेदारी ठोक रहे हैं, लेकिन जो अभी ताज़ा स्थिति है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उधर फेयरवेल विदाई का समारोह भी होने वाला है, लेकिन सरकार बनने को लेकर के अटकलें लगाई जा रही हैं। इंडिया गठबंधन भी मीटिंग कर रहा है। इन सभी विषयों पर बात करेंगे कि आखिर क्या संभावनाएं हैं, कैसे रिजल्ट को देख रहे हैं। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट बलराज सिंह मलिक जी। बात करेंगे जो कि कानूनी जानकार के साथ साथ राजनीतिक भी जानकारी रखते हैं, काफ़ी कुछ अच्छा बताते भी रहे हैं, हम इनसे बात भी करते रहे हैं। सर, किस तरीके से पूरे चुनाव को आप इसको देख रहे हैं और जो सस्पेंस बना हुआ है उस बारे में भी प्रकाश डालिए। देखिए, सस्पेंस तो अभी भी ये बना हुआ है और लोगों का, मेजॉरिटी ऑफ इंडियन पीपल जो वोटर्स हैं, उनका अभी भी ये मानना है कि जितनी सीटें एनडीए को मिली हैं उनमें भी अगर ट्रांसपेरेंट तरीके से वोटिंग होता और मशीन के साथ बिल्कुल भी 0% छेड़खानी होती तो इतनी सीटें इन लोगों को मिलने वाली नहीं थी। इसकी अभी भी जांच करा ली जाए तो बहुत बड़ा घपला देश के सामने आएगा। और अब जो न्यूज़पेपर में या टीवी में जो दिखाई दे रहा था, हम भी सुप्रीम कोर्ट में देख रहे थे अभी टीवी, तो उसमें था कि 8 तारीख को शपथ लेने का प्रोग्राम। ये बहुत हड़बड़ाहट में है इस वक्त नरेंद्र मोदी किसी मुहूर्त निकालने के मूड में नहीं है, अब ज्योतिषी के मूड में नहीं है, अब इनको कोई भारतीय संस्कृति का कोई ख्याल नहीं है। अब तो ये फटाफट किसी भी तरह से दूल्हे वाला तिलक लगवाना चाहते हैं। मगर जो इनके अलायंस है दूसरे लोग, चाहे जिसमें नीतीश कुमार हैं और चाहे चंद्रबाबू नायडू हैं, दोनों से देश को बहुत उम्मीद है कि वो लिबरल और पॉजिटिव नेता हैं और कम से कम इस ज़रूरत की घड़ी में, इस वक्त की घड़ी में वो देश का साथ दें। और कम से कम जो तानाशाही प्रवृत्ति के लोग हैं बीजेपी के अंदर, उनमें 2 आदमियों का नाम प्रमुख है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। वो कम से कम कंडीशन लगाए और देश को इन दोनों आदमियों से निजात दिलाए, तभी वो अपना समर्थन दें। अदरवाइज़ अपना समर्थन वापस ले और समर्थन भी ना दें, तभी देश का कल्याण होगा। क्योंकि भारतीय संविधान देश में मानवीय व्यवस्था और सबकी हिस्सेदारी, सबकी भागीदारी को सुनिश्चित करता है। और ऐसे हाई विचार है हमारे संविधान का, और प्रियम्बल के हिसाब से ये देश चल सके, सबको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके, इसके लिए ज़रूरी है ये 2 लोग बिल्कुल सत्ता के किसी भी पद पे ना हों, तभी जाके इन 2 नेताओं को, नीतीश कुमार को, चंद्रबाबू नायडू को या अन्य किसी को भी कोई अगर सोच भी रहा है, तभी समर्थन दें बीजेपी का, जब इन दोनों लोगों से निजात मिले। ये गारंटी देश चाहता है इन लोगों से। एक तरफ डीलिंग चल रही है, डिमांड सप्लाई की बात हो रही है कि कुछ कैबिनेट मंत्री का पोस्ट, कुछ स्पीकर का पोस्ट दिया जाए। वहीं पर इंडिया गठबंधन जिस तरीके से कह रहा है कि अभी इंतजार कीजिए, मनोज कुमार झा भी कह रहे हैं, तेजस्वी यादव अभी हेलीकॉप्टर में बैठ करके हवाई जहाज में आए हैं साथ में। लेकिन इन सबको चीज़ों को देखते हुए क्या लग रहा है कि मतलब कहीं जनतंत्र की लूट का मामला जो है, जिस तरीके से आरोप लग रहा है कि ये जनतंत्र का मजाक हो जाएगा, एनडीए को बहुमत मिला है, फिर कैसे इंडिया बना लेगी? नहीं, बहुमत किसको मिला है? बहुमत तो संविधान को मिला है। देश का संविधान को बहुमत मिला है, किसी पार्टी वार्टी को बहुमत नहीं मिला। बीजेपी हाँ सबसे बड़ी पार्टी रिजल्ट में आई है कि उसको सबसे ज़्यादा एमपी उसके बने हैं, मगर बीजेपी के जो एमपी बने हैं, अगर इस देश में सही जांच पड़ताल हो जाए
तो बहुत सारे लोग उसमें हारते हुए नज़र आएंगे अगर इस देश में फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो जाए इन लोगों की। और काफ़ी लोग ये जेल में जा सकते हैं जो षड्यंत्र रच के मशीनों से हेरा फेरी या ठगी ठोरी या प्रेशर से डिक्लेयर जो कराए हुए कैंडिडेट है। अभी तो इनका तमाशा और इनकी सच्चाई देश के सामने आनी बाकी है। और रिजल्ट में क्या आंकड़ों पे जाने की जरूरत नहीं है। आंकड़ों में हेरा फेरी हो सकती है या मैनिपुलेशन अफसरों को बोल के, क्योंकि राहुल गांधी ने कितना स्पष्ट किया है, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, देश के मन की बात कही है, देश के दिल की बात कही है कि इलेक्शन हमने बीजेपी के खिलाफ नहीं, हमने बीजेपी के साथ साथ इस देश की इंटेलिजेंस एजेंसी, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई और आधी जुडिशरी से लड़ाई की है। हमारा इलेक्शन एक तरह से ये फाइट था। इसका मतलब सीधा सीधा आरोप उन्होंने देश की जुडिशरी पे लगाया। और जो हम पहले से बोलते रहे कि देश की जुडिशरी संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रही, देश में काफ़ी लोग ऐसे जुडिशरी में आ गए हैं जिनका संविधान के बजाय कहीं और झुकाव या पर्सनल एजेंडे की तरफ झुकाव होता। अगर उनकी सारी जजमेंट्स की जांच कराए ये देश और यूनिवर्सिटीज़ जांच करे किन किन जजों ने कॉमन लॉ को फॉलो किया है, हर वर्ग के लोगों को वही न्याय दिया है, बिना उनकी जाति देखे, बिना उनका धर्म और बिना उनको पैसा पूंजी देखे, बिना उनकी जात देखे अगर उसका सर्वे हो, बड़े सनसनीखेज चीज़ें इस देश के सामने आएंगी। इसलिए राहुल गांधी ने देश के दिल की बात कही कि हमारी लड़ाई आदि इस इलेक्शन में आदि जुडिशरी से भी थी। क्या लग रहा है कि विपक्ष जिस तरीके से दावे कर रहा है उसमें कुछ मजबूती दिख रही है नीतीश कुमार को लेकर के या नायडू को लेकर के? देखो, वाइब्रेशन तो देश की ऐसी है और उम्मीद भी है कि नीतीश कुमार से और नायडू से भी ये उम्मीद है कि वो कम से कम इस वक्त वो फैसला लें जो देश के हक में है। और देश के हक में इस वक्त कुछ भी ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने या अमित शाह गृह मंत्री या कुछ भी मंत्री बने। इन दोनों की जुदाई ये देश चाहता है और इन दोनों के बिना माइनस करके कोई भी सरकार बनेगी वो देश हित में रहेगी। और इंडिया अलायंस की अगर सरकार बनेगी तो वो ज़्यादा और भी ज़्यादा देश हित में रहेगी, उसमें सबकी भागीदारी होगी। अब जिस तरीके से ये कहा जा रहा है सर कि अगर सरकार बनती भी है तो पलटू राम जो हैं वो फिर भी पलट सकते हैं। पलटू राम के बारे में कोई भी विश्वसनीय मतलब कोई विश्वास नहीं कर रहा है, कुछ भी हो सकता है, सरकार कभी भी गिर सकती है। तो कैसे स्थिरता आएगी? सरकार तो अस्थिर रहेगी। देखो, स्थिरता आएगी ट्रांसपेरेंसी से, और जो मुद्दे ये लोग समाज के सामने वादे करके आए हैं, साफ नीयत से उन मुद्दों को लागू करने के लिए काम करेंगे तो स्थिरता आएगी। अगर ये खुद सत्ता में बने रहने के लिए सारे जुगाड़ करेंगे तो अस्थिरता आएगी, फिर सरकार टिकाऊ नहीं होगी। ईमानदारी से काम करे तो लोगों को एमपी बना के तो भेजा जनता ने 5 साल तक देश में व्यवस्था बनाने के लिए, एक सरकार चलाने के लिए। और सरकार क्या है? सरकार एक व्यवस्था है। सरकार इन लोगों को पावर नहीं देती, संविधान किसी को पावर नहीं देता। संविधान ने सबको जिम्मेदारी दी है, सब अपनी जिम्मेदारी वहन करें और देश में सुचारू रूप से व्यवस्था चलती है। इन लोगों ने जिम्मेदारी की बजाय इसको पावर समझ लिया। जैसे राजाओं के पास पावर होती थी, किसी के खिलाफ कार्रवाई कर दो, किसी के खिलाफ चाहो तो केस वापस ले लो, कोई तुम्हारे खिलाफ बोलता तो उसके खिलाफ केस कर दो, कोई देश की आवाज़ उठाता उस चैनल का को डिमोनेटाइज कर दो। इस तरह से करना, ये षड्यंत्र जो देश में चल रहा था, अब कम से कम जिस तरह सा मैंडेट देश में आया है, बीजेपी ने जो गड़बड़ की है उसके बावजूद भी जो मैंडेट आया है वो भी उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए कि वो उनको मेजॉरिटी मिलती। अभी भी ये तोड़ फोड़ करने की कोशिश करेंगे, उसी तरह का षड्यंत्र करेंगे जो ये षड्यंत्र देश में करते रहे, जिसके लिए बदनाम हो गई ये पार्टी। और इसके पीछे जो बैकअप में संगठन है वो भी बदनाम हो चुका, आरएसएस भी। और आरएसएस का अगले साल 100वां वर्ष है, स्थापना दिवस आई थिंक। और उस किसी भी सूरत में चाहते हैं सरकार बन जाए, चाहे वो भ्रष्टाचार करे, चाहे कुछ भी उल्टे पुल्टे काम करे, उनको बस अपना 100वां वर्ष मनाने का मौका मिल जाए, उसकी धूमधाम वो निकालें, उसके लिए पैसे का अरेंजमेंट सरकार कर दे और उनको कोई इस बात से मतलब नहीं रहेगा कहाँ से पैसा आया कहाँ से नहीं। आरएसएस भी कमज़ोर है इस वक्त। आरएसएस इसलिए कमज़ोर है, जो नेता पहले किसी भी हालत में, जो लोग उनके प्रचारक थे, किसी भी हालत में भौतिक संसाधन, भौतिक सुख से दूर रह के उन्होंने काम किया या करने की जो बात करते थे, वो सारे भौतिक सुविधाओं के आदी हो गए हैं। और इस सरकार ने काफ़ी लोग इस तरह आरएसएस के लिए भी भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं। बीजेपी के भी 5 स्टार दफ्तर बना दिए हैं देश भर में, और आरएसएस के भी दफ्तर और हेडक्वार्टर इसमें काफ़ी नए भी बने हैं और पुनरुद्धार कर दिया है। इसलिए
मुंह खाए आंख शर्माए, आरएसएस किसी न किसी तरीके से सामना नहीं कर पाएगी। मोदी और अमित शाह जो चाहते हैं वो कर पाएंगे। और साथ में उन्होंने मुखौटा बनाया है पार्टी अध्यक्ष को। पार्टी अध्यक्ष से उन्होंने ये भी कहलवा दिया कि अब हमें आरएसएस की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसका कहने का मतलब एक तरह से यही है कि आरएसएस को इग्नोर करके भी हम सरकार बनाएंगे, इसलिए चुप रहे। अच्छा है, आरएसएस अपनी इज्जत बचाना चाहता है तो हमारा चुपचाप साथ दे। लेकिन मेरा ये सवाल था कि जैसे जिस तरीके से बात हो रही थी कि 2 ही लोग सरकार चलाएंगे, अब सरकार की निर्भरता हो गई अन्य पार्टियों पर, तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं वो तिलिस्म टूट रहा है ना? हाँ, वो तो टूटा है और वो बड़ी खुशी की बात हुई। आज या कल ही हमने देखा टीवी पे कि पहली बार राजनाथ खुल के रिलैक्स होके कुर्सी पे बैठ पाया, टांग पे टांग रख के, वरना उसके बेचारे की हिम्मत नहीं थी। नरेंद्र मोदी के सामने वो रिलैक्स होके बैठ भी पाए। अमित शाह को छोड़ के, थोड़ा बहुत गडकरी को छोड़ के, इस देश में लोगों को ये भी नहीं पता था, इंटरेस्ट भी ख़त्म हो गया था कौन मंत्री है, कौन संतरी है, किस मंत्री के पास क्या विभाग है। ये भी देश के लोगों को ना जानने की इच्छा ही नहीं थी, ना लोगों को पता था, ना उस पर ध्यान जाता था, क्योंकि सब कुछ नरेंद्र मोदी खुद ही बना हुआ था। हर चीज़ का उद्घाटन करना, हर चीज़ में इंटरफेयर करना, और दूसरे का तो फोटो उसने आने नहीं दिया। इस देश में व्यक्तिवाद का जो नंगा नाच हुआ है, उसका सारे के सारा अपयश जाता है आरएसएस को, जिसके होते हुए इस तरह का नंगा नाच बीजेपी ने किया। और सारी बीजेपी भी इसके लिए जिम्मेवार है कि उनके होते हुए, और उस पार्टी का संगठन पे भी लानत है कि उन्होंने व्यक्तिवाद को इतना हवा दी और व्यक्तिवाद के सामने पार्टी बीजेपी और आरएसएस बोना साबित हो गए। जो अभी कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहेंगे या मंत्री पद से लोग काम करते रहेंगे, लेकिन इस्तीफा सौंप दिया, इस्तीफा स्वीकार कर लिया राष्ट्रपति ने, तो ये औपचारिकता जो की गई है, ये क्या लगता है कि 8 जून को शपथ ले पाएंगे प्रधानमंत्री के रूप में मोदी, या कुछ और बीच में भी कुछ हो सकता है? बीच में तो तभी हो सकता है जब ये लोग समर्थन दान ना दें। एक बार तो वो आदमी शपथ लेगा किसी भी तरह से, ये ना भी उसको समर्थन देंगे तभी भी बड़ी पार्टी होने के नाते वो कहीं ना कहीं प्रभाव डाल के राष्ट्रपति से शपथ लेगा एक बार आदमी। और फिर ये सारे हर तरह के जुगाड़ कर रहे होंगे पैसे से। इस वक्त धमकाने का तो ज़्यादा हिम्मत नहीं है, उसके बावजूद भी ये पैसे से या किसी भी तरह के लालच से, और लालच और पैसा ऐसा हावी हो गया इस देश में, ज़्यादातर नेता उसके सामने बोने साबित हो रहे हैं, चरित्रहीन हो गए हैं नेता। और वो पैसे और लालच के सामने देश के सम्मान की, देश के आत्मसम्मान की और संविधान की को गिरवी रखने के लिए तैयार है। तो इंडिया गठबंधन जो कोशिश कर रहा है, जो मीटिंग कर रहा है, उससे कुछ नहीं लगता कुछ इधर उधर हो? इंडिया गठबंधन से तब होगा अगर ये लोगों से मिलके और सब लोगों का साथ लेके राष्ट्रपति से मिलें कि उनके पास बहुमत नहीं है, भले ही वो बड़ी पार्टी हैं, सब लिख के दें और जाके राष्ट्रपति से मिलें 8 तारीख से पहले, और तब जाके राष्ट्रपति को फिर रोक लगानी चाहिए, फिर इनको शपथ नहीं दिलानी चाहिए नरेंद्र मोदी को एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।